अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं शायान बशीर नवाज़, जो कि पहले पीटीआई पंजाब के मीडिया सेल हेड रह चुके हैं और आजकल वो हेड ऑफ़ ऑपरेशंस हैं इलेक्शन सेल पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। ओके, सो आज का हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो साइफ़र की कंट्रोवर्सी पे है, और साइफ़र के मामले में पिछले 4 साल में जितनी बातें, जितने नैरेटिव्स बयानियाँ आए, उस पे आपने हमें क्लैरिटी देनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो ड्रॉप साइट पे साइफ़र लीक हुआ है या पब्लिश हुआ है, इज़ दिस द ओरिजिनल कॉपी? ये वही ओरिजिनल कॉपी है जो इमरान खान साहब ने अपने परेड ग्राउंड वाले जलसे में लहराई थी? देखिए, खान साहब ने जो कॉपी लहराई थी वो तो मैं नहीं कह सकता ठीक है। कि कौन सी थी, ठीक है। लेकिन ये बात इधर से होती है कंफर्म कि कुछ इमरान रियाज खान ने भी और जर्नलिस्ट ने भी ये बोला कि ये वही कॉपी है जो उन्होंने देखी थी। ठीक है। कुछ जर्नलिस्ट को जब मीटिंग में बुलाया था मीटिंग इमरान में बुला खान के ने। दिखाई थी ना कॉपी, तो जी। उन्होंने ये कहा कि ये वही कॉपी जो उन्होंने देखी थी। ठीक है। लेकिन ये जो ये वाली पर्टिकुलर कॉपी लीक हुई है, ये वो वाली नहीं है जो खान साहब के पास पोजीशन में थी। आपको पता है ना कि इमरान रियाज खान का आपने नाम लिया, बाकी कोई 5-6 और जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने कहा कि हमें दूर से कॉपी दिखाई गई थी, एक लंबा सा पेज, हम पढ़ नहीं पाए थे उस पे लिखा क्या हुआ है। सो अभी भी उनका जो नैरेटिव है वो क्लैरिटी तो नहीं देता। लेकिन हम अगर फ़र्ज़ कर भी लें कि ये वही कॉपी है जो इमरान खान साहब ने लहराई थी, तो फिर तो उन पे जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक और मुकदमा बन सकता है। तो आपको नहीं लगता पीटीआई ने मज़ीद एक पंगा ले लिया है इमरान खान साहब के लिए? वो बजाय इसके कि आसानियाँ पैदा करें, वो एक और मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना शोर मचा रहे हैं साइफ़र पे, अपना फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे उसका सारा मुद्दा साइफ़र पे डाल रहे हैं। तो इस पे तो हाई ट्रीज़न भी लग सकता है, आर्टिकल 6 जो है। नहीं, पहली तो बात ये कि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ऊपर प्रोसीडिंग हो चुकी हुई है, ठीक है। क्योंकि वो जेल ट्रायल में एक तरह से उन्होंने जिस तरीके से एक भोंडे तरीके से पहले कन्विक्ट किया, वो सज़ा सुना के वहाँ से भाग गया जो जज था। और शाह महमूद कुरैशी अभी अपनी वो भी नहीं कर टेस्टिफाई भी नहीं कर पाए। खान साहब की तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो उसने सुना के भाग गया। और मैंने उस पर बहुत प्रोसीडिंग्स अटेंड की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी, वहाँ पे ये सारी चीज़ हुई। वहाँ पे ये प्रूव ही नहीं हो पाया कि ये साइफ़र की कॉपी वो है। आप जो बात करें उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, साइफ़र की कॉपी वो वाली नहीं है, साइफ़र वही है। क्योंकि देखें ना, कुछ जर्नलिस्ट की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कईयों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं लोग, उनकी शायद थोड़ी सी उनके पास स्पेस है कि वो सच बोल सकें। क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि आईएसपीआर की तरफ से मैसेजेस आते हैं कि फ़लानी ट्वीट करते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर को लिखे हुए मैसेज आते हैं जो वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं हम कुछ कह सकते कि जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कॉपी वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने कभी भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस देखी हो ना, जो इस तरह की जो होते हैं ऑफिशियल कम्युनिकेज होते हैं, उनके नीचे मार्क हुए होते हैं कि किसको कॉपी जा रही हैं। तो उसमें आप देखें कि वो जो जिधर की कॉपी होती है ना, वो बेसिकली टिक हुई होती है जगह जी। तो इन्होंने इस कॉपी को अगर आप देखेंगे तो उसको ब्लैक मार्क करके उस टिक मार्क को दो कॉपीज जो थी, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और एक DGISI की, वो किया हुआ है। ठीक है। बाकी उनमें से कोई टिक मार्क नहीं है जो बाकी रेसिपेंट्स हैं। तो इसका मतलब कि, और उन्होंने ड्रॉप साइट वालों ने ये बात कंफर्म, देखें ड्रॉप साइट एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ठीक है। और जब ये इंटरसेप्ट में पहले थे, ये उनके लिए नई इंटरसेप्ट इनको करने दे रहा था, मतलब एथिकल रिपोर्टिंग, तो उन्होंने अपना ये ड्रॉप साइट का इदारा बनाया। और उसके बाद रिपोर्टिंग ऑन दीज इशूज़ डज़ नॉट मीन कि आप रिपोर्टिंग ऑन इमरान खान और PTI और द गवर्नमेंट डज़ नॉट मीन दैट दे आर रिपोर्टिंग फॉर। ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। वो जगह जो दोनों ब्लैकआउट हुई हुई है, उनमें से एक कॉपी थी। ये ड्रॉप साइट भी कह रहा है कि हमें विद इन द इस्टेब्लिशमेंट में या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से सोर्सेज ने ये कॉपी, ग्रिम ने ये बात की थी। जी, ग्रिम ने बात की है। उस कॉपी के ऊपर भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन दोनों जगह में से जहाँ से एक टिक लगा हुआ है उसको ब्लैकआउट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि विद इन जो इंटेलिजेंस है और मिलिट्री और ये इस्टेब्लिशमेंट की जो सारा सिस्टम है, वहाँ पे भी ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा रही है कि किधर से ये कॉपी निकली है। लेकिन ये बात तो क्लैरिटी से सामने है कि ये ना प्राइम मिनिस्टर हाउस वाली कॉपी है, ना फॉरेन मिनिस्ट्री वाली कॉपी है, ना किसी और जगह की कॉपी है। ये या जो GHQ में कॉपी गई है या जो ISI को मार्क हुई है, उनमें से एक है, बिकॉज उसके सामने उन्होंने सोर्स हाइड करने के लिए ब्लैकआउट किया हुआ है। तो इस वजह से कोई भी इसके अंदर उस तरह से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का नहीं लग सकता, नंबर 1, ठीक है। और ठीक है। दूसरी चीज़,
जो प्राइम मिनिस्टर का ओथ होता है ना, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के जो ओथ का नंबर 1 पॉइंट होता है वो ये होता है कि नंबर 1 आप कोई भी ऐसी चीज़ जो मुल्क के मफाद में ना हो या मतलब कि अगेंस्ट हो मुल्क के मफाद के, और उसके अलावा जो आपके पास सीक्रेट्स हो आपने उसको नहीं अपने पास मतलब पब्लिक नहीं करना, अपने पास रखना है। लेकिन नंबर 2 पॉइंट ये है कि कोई ऐसी मुल्क के अगेंस्ट इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हो या कोई चीज़ हो, ये प्राइम मिनिस्टर के ओथ में है, तो आपने पूरे मुल्क को बताना है, आपने उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। तो उस तरह से खान साहब ने कुछ इलीगल नहीं किया। उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि इस तरीके से साजिश के तहत उनकी गवर्नमेंट को अटैक किया जा रहा है, उसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीज़न से उनका कोई बाइडन के साथ या डोनाल्ड लू के साथ या ब्लिंकन के साथ कोई पर्सनल मसला तो नहीं था जायदाद का या पैसों का, एक जियोपॉलिटिकल रीज़न से जिसकी वजह से खान के अगेंस्ट एक पोजीशन ली गई, प्रेशर डाला गया, एक ग्रे एरिया के अंदर इंटरवेंशन की गई जिस तरीके से, क्योंकि वो ये तो नहीं कह सकते थे कि आप इमरान खान को, जितना वो कह सकते थे उतना उन्होंने कहा। ये भी डिप्लोमेटिक, क्योंकि उसने असद मजीद खान ने ये कहा है कि इस तरह की लैंग्वेज एक्सट्रीमली अनडिप्लोमेटिक है और वाइट हाउस के अप्रूवल के बगैर ये कभी भी ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती और इसको हमें स्ट्रांगली डिमांड करना चाहिए, बिकॉज ये एक अपने हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरवेंशन के बराबर है जिस तरीके से ये लोग एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हैं, इसके अंदर ना इमरान खान से कॉपी निकली है, ना बेसिकली इमरान खान ने अपनी ओथ वायलेट किया, बल्कि उन्होंने अपनी ओथ के लिए जो उन्होंने कौम के एज ए प्राइम मिनिस्टर ओथ ली थी उसके ऊपर उन्होंने पूरा उतरते हुए एक्शन किया और मुल्क के मफाद में किया, और इस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है बाकायदा। ठीक है, अगर तो आप ये कहते हैं कि DGISI वाली कॉपी है, तो फिर तो PTI पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी क्रेडिबिलिटी या उनके सीक्रेसी पे क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, तो उनके पास भी कॉपी निकल नहीं सकती। और दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान के पास से नहीं निकली, तो आपको याद होगा कि असद मजीद खान साहब ने ये भी कहा था कि द ओनली ओरिजिनल कॉपी मीन्स सिर्फ साइफ़र की एक कॉपी थी जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास थी, इमरान खान के पास थी। और फिर इमरान खान ने ख़ुद अपने इंटरव्यू में ये कहा, मारियम मेमन को गालिबन उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि गायब हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं पता किधर गई। तो ये तो दोनों वे में फिर PTI फंसती है ना अपने बयानिए को लेकर। नहीं, PTI क्या फंसती है, इसमें फंसने वाली कोई बात ही नहीं है। जो सच बात है वो सच बात है। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कि अगर के अंदर से कोई डॉक्यूमेंट लीक हुआ, वो तो CIA के भी होते हैं। स्नोडन फाइल्स, आपको पता है कि CIA का कितना बड़ा लीक हुआ था, जो स्नोडन वाला केस था, और पूरी दुनिया में विसल ब्लोइंग होती है। ये कोई इसके अंदर कोई इससे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छी या बुरी नहीं होती। इससे तो जो एक पर्टिकुलर किसी इदारे के अंदर या कोई बंदा होता है जिसका ज़मीर ज़िंदा होता है, ठीक है, वो विसल ब्लो करता है इस चीज़ के ऊपर। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी एजेंसी, बिल्कुल एजेंसी हमारी अच्छी होंगी और पाकिस्तान का दिफा भी करती हैं, लेकिन इन्हीं इदारों का जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एक बहुत तवील ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर। चलिए, तो वो उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि एक विसल ब्लोइंग नहीं हो सकती। और ये स्नोडन फाइल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, और इस तरह के केसेस हैं। और जो ओरिजिनल ऑब्वियसली चीफ एग्जीक्यूटिव को पहली कम्युनिकेशन आती है, वो उन्होंने कहा कि मैंने जो ओरिजिनल भेजा था वो चीज़ एग्जीक्यूटिव को भेजा होगा, लेकिन उसके अंदर तो नीचे लिस्ट किया है ना कि उसकी कॉपीज़ किधर CC हुई हैं। तो वो तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, जितने भी डिप्लोमेटिक केबल्स आते हैं वो इसी तरह CC होते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग इरेगुलर। अगर आप पास की भी निकाल के आर्काइव में देखेंगे ना, तो सेम CC होते हैं जितने डिप्लोमेटिक केबल्स होते हैं। तो उसके अंदर कोई वो तो नहीं, मैंने कहा अगेन जो एविडेंस होता है वो होता है जहाँ पे वो आपने, अब आप कभी निकाल के सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि जब वो डिप्लोमेटिक केबल्स आते हैं ना, उनके CCs होते हैं, और CC के अंदर कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इवन इंटरनल, उसके अंदर जिधर की कॉपी होती है उसके सामने टिक मार्क लगा होता है। yes. वो टिक मार्क ब्लैकआउट किया हुआ है उसकी आइडेंटिटी कंसील करने के लिए, ताकि वो सोर्स कंसील ना हो। वो पता नहीं क्या वो GHQ से है या वो ISI से है, वो जो भी है वो उसके सामने उन्होंने कंसील किया हुआ है। नाउ दिस इज़ व्हाट रायन ग्रिम एंड ड्रॉप साइट वाले क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई इशू है, क्या आपके इदारों को इसके ऊपर कोई कन्फ्यूजन है कि ये यहाँ से नहीं हुआ या किसी और ऑफिस से हुआ है, तो इसके ऊपर सिंपली एंड मतलब सिंपली इसका ये है कि आप के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ISPR हैं, वो उसको क्लेरिफाई कर दें कि ये सच नहीं है और ये गलत है, या ये सच है, या ये कहाँ से लीक हो, उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना दें, ताकि सारे मुल्क के सामने क्लैरिटी से चीज़ें आ जाएं। अब बजाय ये करने के अंदर, ये जो इललिजिटिमेट रजीम है, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये अपने झूठों के बोझ तले इतने दब गए हैं कि ये बजाय चीज़ों को क्लैरिफाई करने के और आवाम के लिए कुछ करने के लिए, ये वोटिंग एज को 18 से 25 लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये इतने डरे हुए हैं
कि ये बजाय इसके कि ये इन चीज़ों को क्लैरिफाई करके लोगों के सामने सच लेके आएँ, ये सच को दबाने के लिए ये और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे लोग जाके गोलियां खा सकते हैं 18 साल की उम्र के अंदर, लोग पाकिस्तान के लिए हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते। इनका जो माइंडसेट है, ठीक है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आजकल पीटीआई एक्सेसिवली बात कर रही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया ही साइफर की वजह से, तो आप यही समझते हैं, फिर पीटीआई यही समझती है और पीटीआई के लोग ही बात कर रहे हैं, तो डू यू ऑल्सो से एंड रिक्लेम कि वो सारा का सारा मुद्दा सिर्फ साइफर की वजह से हुआ? देखें जो ये होती है ना, जो स्टेट्स के अंदर डीप स्टेट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जियो पॉलिटिक्स के ये जो सारे एलिमेंट होते हैं ना, ये कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होते। वो बात ठीक है, पीटीआई के लोग कह रहे हैं ये ग्रे एरियाज़ में होते हैं। आपको मैं एक एनालिसिस दे रहा हूँ, ये खाली पीटीआई के लोग नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनली 6.5 मिलियन व्यूज़ हैं सिर्फ उस पहले एक ट्वीट के ऊपर जो ड्रॉप साइट न्यूज़ का है। ठीक है, ये जो ये वाली होती है, जो एक्सपोजेज होते हैं, जो ये ड्रॉप्स आते हैं इस तरह की चीज़ों के, ये पूरी दुनिया के होते हैं, ये खाली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। वो बात ठीक है। और ये ग्रे एरियाज़ में जो ऑपरेट हो रही होती हैं चीज़ें, उनको ये एक्सपोज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका डायरेक्टली आएगा और आके यहाँ पे बंदों को पेमेंटें करेगा और उठा के जाके उनको वोट करा देगा। ये तो पूरी दुनिया कहती है कि इट वाज द मोस्ट रिग्ड इवेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। जिस तरह ओपन तरीके से लोगों को पैसे दिए गए, लॉ चेंज किया गया, रातों को कोर्ट खुलवाए गए। ठीक है, एवरी टूल जो पॉसिबली हो सकता था, लीगल एंड इलीगल और अबव बोर्ड एंड अंडर बोर्ड, वो यूज़ किया गया इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाए बगैर। और वो जब यहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होने लगा है, वो उससे पहले 7 मार्च 2022 को ये डोनाल्ड लू ने ये बात असद मजीद खान को बोली कि ये, और उसने मल्टीपल दफ़ा बोला कि हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसने कहा हम अफ़गानिस्तान के अंदर जा बात करते हैं, वहाँ पे जो आप लोगों की पोजीशन है। उसने इंडिया का हवाला दिया, उसने कहा कि इंडिया के साथ आप लोग रिलेशनशिप नहीं करें क्योंकि इंडिया का बड़ा डीप रशिया के साथ ताल्लुक़ है। तो उसने कहा कि नहीं, हम इंडिया को बाद में देख लेंगे, हम इंडिया को चाइना की लेंस से देखते हैं। और इंडिया को उस पूरी सिचुएशन के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया अमेरिका की तरफ से। ये डोनाल्ड लू जो था, ये एक्चुअली आपको पता है डेप्यूटी एम्बेसडर था इंडिया में अमेरिका का। वो बात सही है। तो बेसिकली ये बात तो क्लियर है कि ये जो ग्रे एरिया में काम होता है, ये इंडिकेशंस दी जाती हैं, ये बिहाइंड द चैनल्स काम होता है। और ये बात तो इमरान खान ने तब भी बोल दी थी मुदाखलत की, और ये उसके अब आज के दिन वो इमरान खान जो है वो सच सुरखरू हो रहे हैं अपनी क्लेम्स के अंदर। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने यू टर्न लिया। फॉर एग्जांपल, इमरान खान ने पहले कहा कि अमेरिका की साजिश है, उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा नो, ही वाज रॉन्ग। जो एविडेंस ने प्रूव किया है वो ये है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने अमेरिका को जाके कहा कि इमरान एंटी अमेरिका है, तो ये यहाँ से साजिश हुई है, ये अमेरिका से नहीं हुई। ही टुक अ यू टर्न। व्हाट अबाउट दैट? नो, इट वाज नॉट अ यू टर्न। It was not a U-turn. It was a little bit of clarity which come. देखें, एक जब इमीडिएटली चीज़ें हो रही होती हैं ना, उसकी एक फॉग होती है, क्लैरिटी नहीं होती मोमेंट के अंदर। रेट्रोस्पेक्टिवली आप चीज़ें देखते हैं, एनालाइज होते हैं, क्लैरिटी आती है उसके अंदर। तो उसके अंदर क्लियरली एंड सिंपली ये था कि जब ये सिचुएशन देखें, इसके अंदर लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थी। मैं उसके अंदर आपको बेसिक टच पॉइंट्स बता देता हूँ कि वो क्या थे। एक रशिया का विज़िट था इमरान खान का, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। दैट वाज इयर्स इन द मेकिंग। वो कोई स्पॉन्टेनियस विज़िट नहीं होता कि पुतिन का मैसेज आया खान साहब को कि आ जाओ चाय पीते हैं, तो खान साहब उठ के चले गए। वो ओवर आई थिंक 5-6 साल से प्लानिंग चली थी, बिकॉज 20 ईयर्स बाद ऐसा विजिट हुआ था पहले। 23 ईयर्स, ठीक है, मोर देन 20 ईयर्स बाद, 23 ईयर्स बाद हेड ऑफ स्टेट का। तो कितनी प्लानिंग। और अगले महीने खान साहब ने एक्सियन के ऊपर जो इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने जो स्वान को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, एक्सियन का को फाउंडर है, उसको उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं इसी टॉपिक के ऊपर, वो रैंडम नहीं था, इसी टॉपिक के ऊपर बात थी जो उनसे CIA वाले और अमेरिकन जो बेसिस मांग रहे थे अफगानिस्तान पर। फिर आगे आपने देखा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का वो एक बिल्कुल केओटिक किस्म का विड्रॉल हुआ, जिसके अंदर से अमेरिका का जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पॉपुलैरिटी नीचे चली गई। साइमल्टेनियसली ये सामने चीज़ आई कि जो CIA का स्टेशन चीफ था पाकिस्तान में, पेशावर में आई थिंक, जो भी CIA का यहाँ पे एक ऑफिसर था जो जाके वहाँ पे लॉबिंग फर्म जिसने खोली हुई थी वाशिंगटन में, उसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली इंगेज कर रही थी बाजवा साहब टू डू लॉबिंग, और ये पोर्ट्रे करना कि खान जो है वो केओस क्रिएट कर रहा है फॉरेन पॉलिसी में, और जो है ये लोग जो हैं ये अच्छे बच्चे हैं बाजवा वगैरह। और ईरान में भी इसी तरह का एक इशू हुआ जहाँ पे डिप्लोमेटिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था खान साहब का और उस वक्त की स्टेटस को का ऑन ईरानियन रिलेशनशिप। तो इस सारे पर्सपेक्टिव के अंदर
जो यहाँ की ये जो अब इलेजिटिमेट रजीम वाले बैठे हुए हैं और उस वक़्त की जो गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट के एलिमेंट्स से इंटेलिजेंस के, और वो उनका एक कलूजन हुआ इन मैनी वेज़ कि दे ऑल वांटेड टू गेट रिड ऑफ इमरान खान। ठीक है। और उस वजह से ये आपको नज़र आता है कि इवन बिफोर वो मूव हुई और यहाँ पे लोगों को पता था द अमेरिकन्स वर ऑन बोर्ड, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इवन यूरोपियंस इसको बहुत बुरे तरीके से लेंगे, और उन्होंने उसने वर्ड यूज़ किया कि इवन इस इशू के ऊपर आपकी न्यूट्रलिटी जो है वो एज एन एग्रेशन देखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा कि उससे शुरू होते होते उसको पुश करना, उसको वैलिडेट करना, क्योंकि दिस इज़ अगेन अमेरिका। ठीक है, ये कोई आम इस तरह का मुल्क नहीं है भूटान जिसने कह दिया कि इमरान खान को यहाँ से हटा दो। ये अमेरिका का एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको नज़र आता है, और साइफ़र के अंदर क्लैरिटी से नज़र आता है कि कौन कौन से इसके अंदर नेक्सस था, किन किन लोगों का था। यूरोपियन यूनियन का भी वहाँ पे मेंशन होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंटली वो ये भी कहा जाता है कि अगर आप ये हो जाएगा तो हम आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है, ये वाशिंगटन में चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। और उसके बाद आप देखें कि उसके बाद किस तरीके से यूक्रेन के अंदर एम्यूनिशन जाते रहे, अमेरिका को फैसिलिटेट किया गया। फिर उसके बाद एक रिलेशनशिप, तो ये बातें क्लैरिटी से नज़र आ जाती हैं कि एक बिहाइंड द सीन्स ग्रे एरिया के अंदर एक इल्यूजन नज़र आती है जिसको रिफ्यूट करना बहुत मुश्किल है। वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपकी वो जो अमरीकी अड्डों वाली बात थी उसमें तो मुझे मोहित यूसुफ की एक स्टेटमेंट याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीकियों ने तो अड्डे मांगे ही नहीं थे। ये जो सारा का सारा बयानिया था, इसका मतलब वो सिर्फ अवाम को वो कहते हैं ना हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल पाकिस्तानी अवाम को आदत है, तो उसके लिए था। शफकत महमूद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में मंसूर अली खान के साथ ही बैठ के कहा था कि जो अमरीकी ग़ुलामी वाला कि हम कोई ग़ुलाम है, वो जो इमरान खान का नारा था अपने जलसे में खड़े होकर, उसमें भी फैक्ट नहीं था, वो सिर्फ एक बयानिया था अवाम को घेरने के लिए। उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि सियासत में ये सब कुछ करना पड़ता है। तो पीटीआई इस चीज़ को एक तो कैसे जस्टिफाई करती है, दूसरा सबसे बड़ी बात जैसे आपने रशिया वाले विजिट की बात की कि वो प्री प्लान था, 5-6 साल से ऐसे विजिट्स की प्लानिंग हो रही होती है। तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसकी भी 1-1.5 साल से तैयारी हो रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 7 मार्च की डेट है इसके ऊपर साइफ़र के ऊपर, तो 11 फ़ेब को आपको याद होगा 11 फ़ेब 2022 को पीडीएम की एक मीटिंग हुई थी मॉडल टाउन लाहौर में, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हमने नो कॉन्फिडेंस टेबल करना है। तो हाउ कैन पीटीआई से कि ये सारा का सारा जो है ये सिर्फ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए साइफ़र ये सिर्फ साइफ़र की वजह से हुआ, और उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर कोर्ट्स खुलवाई और इमरान खान को आउस्ट किया। देखिए, मैं आपको इस पे ना आपने 2 चीज़ें मेंशन की हैं अभी अपने सवाल में। एक शफकत महमूद और मोहित यूसुफ वाली बात। देखिए, जो लोग छोड़ गए वो किसी प्रेशर की वजह से छोड़ के गए ना। आज शफकत महमूद कहीं निकलता है ना तो 2 बंदे उसके लिए खड़े नहीं होते वहाँ पे। ठीक है, कि अपने हल्के में जाता है तो लोग उसको पहचानते नहीं हैं बल्कि गालियाँ देते हैं शफकत महमूद को। अच्छा, ठीक है, और मोहित यूसुफ तो एक टेक्नोक्रेट था, नौकरी पेशा हुआ है, यहाँ पे वो नौकरी करता है, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पाकिस्तान में उसमें वो काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो। तो उसका जो टेक्निकल फील्ड था उस वक्त भी वो एक सैलरी बेस्ड काम कर रहा था। आज भी वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। ठीक है, शफकत महमूद साहब आपको पता है कि सबसे पहले भाग गए भगौड़ों में से, अव्वल तरीन लिस्ट के अंदर शफकत महमूद साहब का नाम शामिल है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो बेसिकली इसके ऊपर बात कर सकेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने प्लीज़ करना है अभी जो जिनको वो समझते हैं कि ताकतवर हल्के हैं या जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं, तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट तो देनी है। लेकिन ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल मीडिया की पब्लिकेशंस उसको कॉन्टेक्चुअली देखें अगर कि वो क्या चीज़ें हो रही थी, और आप रिसर्च करें ओपन सोर्स पे, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बर्न्स यहाँ पे क्यों आया था इमरान खान से मिलने के लिए। और ये एक्सियन वाले ने इसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था। आप ये जब ट्रेस करेंगी ना तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सब्सिक्वेंटली फॉल ऑफ अफगानिस्तान में जो हुआ उसके अंदर जो अमेरिका की एक बेइज्जती हुई, उनको बेसिकली रिट्रीट करना पड़ा वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो यू कैन ईजिली इस्टेब्लिश कि वो उस वक्त के क्या सिनेरियो था। ये आपने एक पूछा। सेकेंडली आपने पूछा कि वो फरवरी से चल रही थी, उससे पहले से 2021 से भी। देखिए, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा ना कि इसमें ये होता है कि बड़ी दफ़ा जो आप देखें ना जियोपॉलिटिकल गेम्स होती हैं जी, उसके अंदर अमेरिका जब यूक्रेन को सपोर्ट करता है अगेंस्ट रशिया, तो वो फीट ऑन द ग्राउंड तो नहीं करता, अपनी फौज तो नहीं भेजता। वहाँ पे कुछ पहले से इस्टेब्लिश ग्रुप्स होते हैं, इस्टेब्लिश चीज़ें होती हैं जो कि चल रही होती हैं, लेकिन उनमें मोमेंटम नहीं होता। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या ये जो शैडो वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, उसमें यही टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं कि आप उसमें प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ करके उनको सपोर्ट दी जाती है, मॉरल, फाइनेंशियल, स्ट्रेटिजिक, इस तरह की सपोर्ट। अब खान को आइसोलेट करना है इंटरनेशनली,
ठीक है, ये एक पूरा प्लान था वीकन करने के लिए। फिर उसके बाद आपको जो इनको नज़र आ रहा था कि ऑब्वियसली ये तो आज भी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी हुई है, अगर आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ की और लोकल इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट टी टाइप के साथ खड़ी हो जाए, एक दिन नहीं रुकेगी ये गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से ये बेसिकली एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जाती है कि पहले से एक चीज़ हो रही थी और इसका क्या ताल्लुक है। वो जब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठे देखें ना, तब आपको ये मेथड इन द मैडनेस नज़र आती है। अच्छा, वैसे आजकल पीटीआई के बारे में जब से ये साइफ़र वाला रीसर्फेस किया है मामला, लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई ने सिर्फ मीडिया में दोबारा से हाईलाइट होने के लिए साइफ़र को यूज़ करी है, क्योंकि मीडिया जो है वो अब पिछले कुछ दिनों से कोई पीटीआई को लाइमलाइट मिल नहीं रही थी उस तरह से। दूसरा ये कि ऑडियो लीक जो इमरान खान की एक टाइम पे हुई थी कि हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, तो उसके बाद एक और मीडिया टॉक उन्होंने चलते चलते की थी जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपने ये जो आपकी ऑडियो लीक हुई है कि हमने सिर्फ खेलना है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा था उसके ऊपर तो अभी हम खेले ही नहीं, उसके ऊपर तो जब ये एक्सपोज करेंगे तब खेलेंगे। तो आपको क्या लगता है अब वो टाइम आया है? वो ऑडियो लीक अभी मीडिया पे चल रही है ना, मैंने इसलिए जी, वो बात आज़म खान के साथ शाह महमूद कुरैशी हैं उसके अंदर। जी, वो बिल्कुल। देखें, पहली बात तो ये कि ये तो गलत, आप सोचें कि प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स कौन टैप कर रहा था। इस मुल्क में कौन इतना पावरफुल है जो वज़ीर आज़म की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर के बीच में कॉल्स टैप करके वो लीक कर रहा है? नहीं, दैट इज़ द डिबेट, दैट इज़ द कोर ऑफ द डिबेट कि यहाँ पे एक मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरीके से हरास किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, जबकि चीफ़ एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनली एक वज़ीर आज़म है। तो इसी वजह से इमरान खान आज इस पोजीशन में, क्योंकि इमरान खान सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए खड़ा हुआ था, इमरान खान अपने मुल्क के मफाद के लिए खड़ा हुआ था। यही इम्पॉर्टेंट कोर डिबेट है जो हम कर रहे हैं कि अगर उस वक़्त इमरान खान एज़ ए चीफ़ एग्जीक्यूटिव या एज़ ए लीडर ऑफ़ द लार्जेस्ट पार्टी या जो भी समझता है कि मैं अगर एक किसी मुल्क का नाम ना लूँ, मेरे मुल्क के मफाद में नहीं है, तो वो उसकी जजमेंट है, वो लोगों ने हिसाब करना है उसका। किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एहतसाब नहीं करना, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने जो कि एक इदारे में नौकरी कर रहा है उसने वज़ीर आज़म का एहतसाब नहीं करना। ये पाकिस्तान की आवाम ने एहतसाब करना है। 8 फरवरी को खान साहब को वोट दिया लोगों ने, सारा इलेक्शन पूरी दुनिया को पता है कि किस तरीके से रेग हुआ। उसमें यूरोपियन यूनियन भी चुप रहा, अमेरिका भी चुप रहा, एड उसी तरह आती रही। यहाँ पे जो है अमेरिका के वो वहाँ पे इनको जाली वज़ीर आज़म को बुला के खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचाई जा रही है। तो वो स्टेट्स अपने इंटरेस्ट में एक्ट करती हैं। हमारा इशू ये है कि हम अपने ही लोगों को, अपने मुल्क में लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, आवाम को हम रिस्पेक्ट नहीं करते। अभी आपने कहा कि अवाम ने एहतसाब करना होता है और कोई नहीं होता है एहतसाब करने वाला, तो आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इट हैड नियरली लॉस्ट द पब्लिक गुडविल। लोगों का एतमाद खो चुका था। पेट्रोल प्राइसेस, वीट प्राइसेस, शुगर प्राइसेस, सब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, रुपी डिप्रीशिएट कर रहा था। तो आपको फिर आप लोगों ने सारा का सारा मुद्दा इस साइफ़र पर डाल दिया, और ये साइफ़र भी अब वो जिसके बारे में 2 दिन पहले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आप ही के PTI के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद ने बैठ के ये बात कही है कि वो तो सादा कागज़ था जो इमरान खान ने लहराया था। ये उनके अल्फाज हैं। तो देखिए, उसके अंदर ना मैं आपको बताता हूँ दो तीन चीज़ें इस पे बता देता हूँ। आप हर सवाल में 2-3 चीज़ें, एक आप इकोनॉमी से लेके इसके हामिद मीर के शो तक जा रही हैं। बट हाँ, आई कैन सी कि वो जो पैटर्न है उसके अंदर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगेन, पहले ये डॉक्टर हुमायूं वाली सिंपलर बात है, ये कर लेते हैं। देखें, जब जो तरीक़ेकार होते हैं ना, इसका जो प्रोसेस होता है डिप्लोमेटिकली, वो ये होता है कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है ना, अगर किसी के पास आता है, वज़ीर आज़म के पास या कहीं भी, ये दुनिया में प्रोटोकॉल्स हैं डिप्लोमेटिक, तो उसकी जो ट्रांसक्राइब्ड कॉपी होती है, जो कि उसका एक समरी होती है, वो उस फॉर्म में शेयर की जाती है। ठीक है, कोडेड फॉर्म में शेयर, कोडेड फॉर्म नहीं, जो एक तो ये इस तरह आता है ना, ये तो इसका तो साइफर का एक टेलीग्राम का एक बाकायदा तरीका होता है ना, वो तो उस तरह आ जाती है। लेकिन फर्दर जिस तरह से कैबिनेट के अंदर या मीटिंग के अंदर उसको शेयर किया जाता है ना, तो उसका एक समराइज या उसका एक वर्जन जो कि उससे ट्रांसलेटेड होता है इनटू लाइक डिस्टिल्ड, मतलब कि जो दिखाया जाना होता है कि जी मोटी बात इसके अंदर क्या है, या क्या मतलब एक मेन 3-4 इशू के, हो सकता है कि उसके अंदर कोई और बात हो, इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप की या यूरोप और वगैरह, वो बात प्राइम मिनिस्टर समझे कि नहीं ये सब बताई, तो उसका फिर वो वाले पॉइंट्स जो कि रेलेवेंट होते हैं उस पर्टिकुलर इशू के, उसको एक ड्राफ्ट के फॉर्म में करके एज ए कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो खान साहब ने एक सादा कागज़ बोल रहे हैं, उसके ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए थे, क्या थे वो खान साहब दिखा रहे थे, लेकिन मुद्दा वही था, ये जो साइफर है।
ठीक है, जो खान साहब बात कर रहे थे, ठीक है, उसके अंदर देखिए ना, जो खान साहब ने सारी बातें की वो उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, क्लियर। और उसके अंदर एडिड चीज़ें हैं जो खान साहब ने उस वक्त नहीं रिवील की थी, ठीक है। तो खान साहब की ये बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पाकिस्तान में बहुत इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के रूल ऑफ लॉ के इश्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं यहाँ पे। तो ये सारे मसले मसाइल एक ओवर डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साइकिल्स पे ये मसले बनाए जाते हैं, फंडामेंटल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आपकी गवर्नमेंट देखें ना, कोविड आया, अब कोविड ये एक बैड लक हो गई, जिस तरह तरीके से खान साहब की गवर्नमेंट के आते साथ ही कोविड के साल 1.5 साल वो आ गए, दुनिया की सारी इकॉनमीज़ उसके अंदर इफ़ेक्ट हुई। यहाँ पे पाकिस्तान वॉज अ केस स्टडी इन द कोविड, 6% पे आपका ग्रोथ रेट था पोस्ट कोविड, वी शेप रिकवरी थी ना पाकिस्तान के अंदर, इट वाज अ केस स्टडी रीजन के अंदर। मतलब ये रिकवरी ना इंडिया, चाइना, किसी मुल्क के अंदर, अमेरिका में भी इस तरह की रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान की जो एक अपनी गट इंस्टिंक्ट के ऊपर, उनकी जो दिल के अंदर एक दर्द था आम आदमी का, उसकी बेस के ऊपर ये उन्होंने, खान साहब ने ये कंप्लीट लॉकडाउन्स नहीं होने दिए। उस वक्त ये सेल्फिश हो जाते, जिस तरह ये लोग हैं, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आम आवाम का, बिजली महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, डीज़ल महंगा हो, सेहत कार्ड बंद कर दिए इन्होंने पंजाब में, जितने इमरान खान के इनिशिएटिव डिसमेंटल कर दिए। यहाँ पे वीट के अंदर मिस अप्रोप्रिएशन है, शुगर के अंदर मिस अप्रोप्रिएशन है। मेरे ये कहने का मतलब है कि खान साहब ने वो फंडामेंटली वो चीज़ रखते हुए सामने कि हमने आम आदमी का एहसास करना है, 6% रिकवरी हुई, डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट 25% डिप्रीशिएट हुआ है आफ्टर इमरान खान के जाने के बाद, ठीक है। इतनी शार्प डिप्रिसिएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज कभी विटनेस नहीं हुई। वो इकोनॉमी के बहुत पॉइंट्स हैं, उस पे हम एक और प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, एक सेकंड, मैं इसमें फंडामेंटल बात करूँ कि ठीक है, आप कहती हैं कि तकलीफ़ थी लोगों को, ऑब्वियसली जब एक कंपनी जो है वो नेगेटिव में हो, उसके अंदर प्रॉब्लम हो, खसारा हो, तो वो ये नहीं होता कोई मैजिक वॉन्ड से आके एकदम से ठीक करता है। मैं आपको कुछ चीज़ें फंडामेंटली बता रहा हूँ जो खान साहब की पॉलिसी थी, जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा भी हुआ। लेकिन ऑब्वियसली इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो पिछले 50, 60, 70 साल से कबाड़ा किया गया इस मुल्क का, उसके अंदर से कोई जादू की छड़ी तो खान साहब के पास भी नहीं थी, चीज़ें बेहतर हो रही थी। कभी आज तक इस मुल्क के अंदर इतनी चीज़ें हुई हैं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि रात को 12 बजे को अगले दिन सुबह तक कभी वेट नहीं किया गया। और ये इनिशिएटिव खान साहब का बंद करके इनको मुसल्लत कर दिया। इनको मुसल्लत इसलिए किया क्योंकि ऑब्वियसली आपको सारी रीज़न पता है कि क्यों, आगे क्या चीज़ें थीं। आगे जो है तैनाती होनी थी गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर, इनके FIA के केसेस थे, इन्होंने इंडाइट होना था। शहबाज शरीफ ने वो रमज़ान शुगर मिल केस में 16 अरब की जो टीटियाँ लगी हुई थी, अगले दिन सुबह इंडाइटमेंट थी, रात को इन्होंने गवर्नमेंट को, तो सारों की उसके अंदर बेनिफिट था। डेमोक्रेसी एक साइड पे, विन विन सिचुएशन, हर बंदा जो आज बैठा हुआ है उसका कोई ना कोई उस चीज़ में बेनिफिट था। जो बंदा खड़ा हुआ था हक और सच के लिए और डेमोक्रेसी के लिए और पाकिस्तान के लिए, उसको जेल में बंद किया हुआ है, और बाकी जो हैं एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी जेट्स में फिर रहे हैं, फॉरेन टूर्स कर रहे हैं, ट्रम्प को सलूट मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ इकोनॉमी के मसाइल नहीं थे, वो वाले मसाइल भी थे कि MQM बावजूद जितनी भी आप लोगों की कोalition पार्टीज़ थी, आप लोग उनके साथ, PTI पे इल्ज़ाम है कि वो उनके साथ बिल्कुल मुशावरत नहीं करती थी, किसी बात पर कोलैबोरेट नहीं करती थी। और फिर जब 2019 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान को कहा था कि आपके पंजाब में बहुत करप्शन हो रही है, CM बुज़दार का नाम लिया था, तो इमरान खान ने आउटराइट डिनाई कर दिया था, आउटराइटली। और उनको बाजवा साहब ने बोला था उस वक्त पे नहीं, फील्ड मार्शल साहब ने इमरान खान को नहीं, जाके वो उस वक्त तो बताया ये थे ही नहीं ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे, ही वाज DG ISI एट सम टाइम, मे बी इन 2019। देखिए वो एक और टॉपिक है पूरा, वो एक और मैं टॉपिक आपको है। ऑफ द रिकॉर्ड भी बता दूंगा उस चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं क्योंकि ऑब्वियसली सेंसिटिव चीज़ें हैं, बट वो इस पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं था। अच्छा ठीक है। मैं ये जो आपने मुझे कहा, ये इन्होंने कहा था बाजवा साहब ने कि आप बुज़दार को उठा के अलीम खान को लगा दें, तो ये अगर वो अगर अलीम खान को लगा देते ना, तो ये पंजाब की जगह पार्क व्यू प्रोविंस बन जाता। आपने मुझे कहा कि मैं 4 साल की जो इकॉनमी से लेकर हामिद मीर के प्रोग्राम पे चलेगी। मैं तो बस इतना आपको ये कह रही हूँ कि ये जो आज प्रोग्राम करने का मुद्दा भी है, मेन मकसद वो यही है कि नो कॉन्फिडेंस सारा का सारा साइफ़र पे डाल दिया गया, और इमरान खान की 4 साल की हुकूमत पे, उनकी गवर्नेंस पे कोई बात नहीं करता, PTI वाले उस पर बात नहीं करते, और अब साइफ़र को यूज़ भी कर रहे हैं। तो वो ये क्यों नहीं समझ रहे कि साइफ़र को PTI के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है इस बुनियाद पर। अब आप तो कह रहे हैं ना वो टिक मार्क वाला जो भी अभी आपने ऑडियंस को समझाया है, लेकिन जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट है, वो जब पंगा लेने पे आएगी वो ये तो नहीं समझेगी, वो ये तो आप उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो तो इमरान खान पे अगर डालती है, क्यों जस्टिफाई करना है एजेंसीज को? ये तो कोर्ट में फैसला, कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो कर चुके हैं ऑलरेडी फैसला इसके ऊपर। मैं उन हियरिंग्स में बैठता रहा हूँ,
आपको जो पता 10 साल की है सजा वो हुई पता थी है मुझे किस याद तरीके से वो ओवरटर्न होगी ना, वो वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने पेश क्या किए थे विटनेसेस कि जी मैं कैमरामैन था, मैं पीटीवी का, मैं कमरे में था, मैंने सुना इमरान खान कह रहा है कि ये साइफर लीक कर दो। इस तरह के उन्होंने बेसिकली वहाँ पे और वो कोई एक आया उसने कहा कि मेरे पास सीडी पड़ी है, उसके अंदर कोई एविडेंस पड़ा है। वहाँ पे ना जजेस हंस रहे थे, वो कह रहे थे कि यार हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें समझ नहीं आ रही, इतना भोंडा केस है कि हम इसके ऊपर नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे किसी एजेंसी को तो जस्टिफाई नहीं करना। यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे गाड़ियाँ लोगों ने निकाल के तोशाखाना से बेच दी। इमरान खान ने वैल्यूएशन बेस के ऊपर घड़ी बेची, घड़ी ली तोशाखाना से, उसके ऊपर उन्होंने खान साहब को यूज़ करके जेल में नहीं रखा हुआ। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जो कैबिनेट ने रेटिफाई किया, उस पर एक आदमी को उन्होंने जेल में नहीं रखा हुआ। तो ये ये होता है इस्तेमाल इलीगल टूल्स का, जो चीज़ों की मैनिपुलेशन होती है। यहाँ पे इमरान खान एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर ने किसी एजेंसी को नहीं जस्टिफाई करना। ये कोर्ट में चलाएं, किधर से आया है साइफर। ऑब्वियसली अब एक चीज़ पब्लिक जब आ जाएगी पब्लिक के ऊपर, तो क्या पीटीआई चुप करके बैठ जाए कि नहीं ये नहीं, हमें नज़र नहीं आ रहा साइफर? पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया बात कर रही है। ये आर्टिकल देखें लिखे हुए हैं 13 पेज के, पूरी दुनिया कमेंट कर रही है इसके ऊपर। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये सेम जो प्लेबुक है ये बाकी मुल्कों में भी डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे में इस्तेमाल की जाती है। चलिए ठीक है, लास्टली ये बता दें कि एम्बेसडर जिन्होंने ये केबल लिखी थी उन्होंने क्लियरली 5 पॉइंट्स दिए थे। उसमें से एक पॉइंट ये था कि जो ओरिजिनल साइफर की कॉपी थी उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी और कोई थ्रेट नहीं था। कॉन्स्पिरेसी और थ्रेट नहीं, उसमें तो यही है ना, ऑल विल बी फॉरगिवन। ये तो कॉन्स्पिरेसी हुई ना। तो यही तो बात है। तो वो ऑब्वियसली बेचारा एक जो हालात अब खुद बयान कर रही हैं कि एजेंसी क्या सोचेगी, तो वो हम अगर पॉलिटिकल लोग सोचें तो एक नौकरी पेशा बंदा नहीं सोचेगा इसके बारे में जिसकी नौकरी लगी हुई है। लेकिन फिर भी उसने आके ये आज तक क्यों नहीं डिनाई किया? अगर वो इतना ही ये अगर गलत है तो वो आके ट्वीट कर दे कि मैंने तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं भेजी। केवल आज 8-10 दिन हो गए हैं। नहीं भेजी थी, उन्होंने कहा साइफर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें कोई थ्रेट और कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। उन्होंने टेस्टिफाई किया है। नहीं, किधर टेस्टिफाई किया है? किस फोरम पे किसी कोर्ट में? मैं तो सारी साइफर की प्रोसीडिंग्स में जब मैंने सारी फॉलो की, मैं कहीं टेस्टिफाई नहीं किया। उन्होंने बोला होगा कि थ्रेट लेकिन उसकी फ्रेमिंग की बात है ना, उस बेचारे ने अपनी जान बचाई है कि उसके ऊपर पता नहीं किस किस किस्म का प्रेशर डाला होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ बहुत प्रेशर होता है, हमने फेस किया हुआ है। हम मिसिंग पर्सन रहे हैं, घरों से अगवा किया उन्होंने हमें पता है ये मुल्क किस तरह चलता है। हम लोग एज पोलिटिकल वर्कर्स बर्दाश्त कर जाते हैं, बिकॉज हमें फिर भी एक आज़ाद होते हैं, उस तरह से हम नौकरी पेशा नहीं होते, हम सरकारी तनख्वाह नहीं ले रहे होते, तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं पोलिटिकल वर्कर्स। फिर भी बहुत लोग टूट जाते हैं। अभी आपने खुद ही नाम लिए, वो मोहिद यूसुफ का, शफकत महमूद का, इस तरह के। और असद मजीद अगर इतना ही वो नहीं करता ना तो आके डिनाई कर दे। आज इतने दिन हो गए, कोई एक गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं आया इसके ऊपर। ये गवर्नमेंट तो कोई छोटी सी छोटी चीज़ हो तो बैठ के जुगते मारना शुरू हो जाते हैं, और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि जी फलाने बंदे ने ये कहा, हमने ये किया। ISPR की होती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं, चीज़ें होती हैं। तो एक ट्वीट ही कर दे असद मजीद खान कि ये साइफर सही नहीं है। इसके अंदर सारी चीज़ें क्लैरिटी से लिखी हुई हैं कि अगर ऑल विल बी फॉरगिवन, ठीक है। और ये अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसने जब ये पॉइंट रेज़ किया कि आप इंडिया के बारे में और यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पर जा रही हैं और हम आपका अफगानिस्तान के अंदर जो है, उसने कहा कि हम इस बातों पे किसी चीज़ पे, उसने कहा कि चलें आप कम से कम एक अप्रोप्रिएट लेवल जो है ब्लिंकन और फॉरेन मिनिस्टर उनकी आपस में बात करा दें। तो उनका नो वी विल वेट, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद चेंज होने लगी है, हम फिर बात करेंगे। इतनी एश्योरिटी थी उसको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू को, और ये कम्युनिकेट किया जा रहा था। और उसने आगे से बोला डिमाश करें, जो सही बात की कि ये एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस के ज़िम्मे में आता है, और ये कभी भी वाइट हाउस के अप्रूवल के बगैर वो नहीं कर सकता। ये असद मजीद ने अपने उस डिप्लोमेटिक केबल में लिखा हुआ है, और अगर ये नहीं है तो आज ये आके क्लैरिफाई करिए। मैं आपको 100% कहता हूँ कि ये कभी नहीं रिफ्यूट करेंगे, बिकॉज ये कॉपी बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस टुडे इन द शो। अभी हम आवाम पे छोड़ते हैं कि वो फैक्ट्स को देखते हुए और सारी डिबेट को देखते हुए क्या नताइज निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।